हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है और ऐप में भी स्वागत है। सॉरी, ऐप में, ये यूट्यूब पर नहीं है। थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम फेस नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। मेरी आवाज तक आप तक पहुंच रही होगी। आज हम लोग देखेंगे, आज जो सेमेस्टर 4 की जो परीक्षाएं आपकी होने वाली है, इस परीक्षाएं में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अक्सर जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 60, 65, 70, ज्यादा 75 तक ले आते हैं। मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आखिर 100 में हम 90 क्यों नहीं ला पाते, 95 क्यों नहीं ला पाते? आज का टॉपिक यही है कि 100 में हम लोग 95 ये सब क्यों नहीं ला पाते। आज का टॉपिक हम लोग का यही है। कारण क्या है, इस कारण को हम लोग आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और सेमेस्टर 4 की परीक्षा में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग क्यों नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? चलिए, सभी लोग तैयार हैं, अच्छी बात है। सभी को तैयार रहना भी चाहिए। थोड़ा सा मेरा वीडियो और स्क्रीन पर आने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है? 1 मार्क्स 25 नंबर, तो 100 में 100 कहाँ डिवाइड है? सबसे पहले तो 25 आपका इंटरनल में है, जो 100 मार्क्स का पेपर है, मेजर और माइनर में, सभी में इंटरनल है। तो 25 में हम वहां अच्छा प्रदर्शन करके हम लोग वहां से 18, 20, 22 तो ला सकते हैं। अब आती है यूनिवर्सिटी जो परीक्षा लेती है 75 मार्क्स का, तो वो 75 मार्क्स का जो यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है, आखिर उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? हम क्यों नहीं ला पाते हैं 75 में 70, 72 क्यों नहीं ला पाते हैं? क्यों हमारा 40-45 में वो 75 सिमट जाता है? ये सवाल है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे ऐप पर विश्वास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट हो, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करके निकले तो आपके पास नॉलेज ही नहीं बल्कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो कि किसी बड़े चीजों को छोटे करके कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग का 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहता है। तो जानते हैं नुकसान कहाँ होता है? नुकसान होता है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, 15 नंबर में जो क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन 60 नंबर का, यहाँ पर हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम लिखने के पैटर्न जैसा टीचर चाहता है और उससे हम अपने नोट्स को नहीं लिख पाते हैं। टीचर जैसा उत्तर मांगता है और उससे हम उत्तर को नहीं दे पाते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन देखे होंगे अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक परीक्षा दी होगी, सबसे पहले उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता है? तो क्या हम उस आंसर को अपने शब्दों में लिख पाते हैं? हम बता रहे हैं 100 स्टूडेंट्स अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें से 95 स्टूडेंट जो है 95 स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, गेस्ट पेपर को छाप देते हैं। सभी का आंसर सेम हो जाता है। सभी का आंसर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो सेम आंसर हो जाने के कारण प्रोफेसर क्या कर देता है? जनरल मार्किंग कर देता है। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आंसर्स को कैसे लिखना है और एक लंबे क्वेश्चन को भी हम लोग लेंगे और उसको छोटे रूप में कैसे याद करेंगे, ये चीज हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं पूरा नंबर लाने के लिए? चलिए, तो हम आते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कुछ। देखिए, फुल नंबर लाने के लिए हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार किया है। ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स किया है। 3 पार्ट में इसको बांटे हैं। पहला पार्ट में है कि 15 मार्क्स का आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हम जो कॉपी में आंसर लिखते हैं वो आखिर कैसे लिखना चाहिए। एक अच्छा आंसर हमेशा 3 हिस्से में होता है। कितने हिस्से में होता है? हमेशा 3 हिस्से में होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो कि 80 से 100 शब्द में होना चाहिए।
अब इंट्रोडक्शन में भी 3 बातें होती है। डिफिनेशन से शुरू करना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसको लेते हुए एक डिफिनेशन से शुरू करें, टॉपिक पर ओवरव्यू यानी अपना विचार दें और सीधे सवाल से जुड़ा रखें। इंट्रोडक्शन 3 भागों में बटा हुआ होता है। अभी हम समझाएंगे, ये अभी भले आपको समझ में नहीं आता हो, लेकिन अभी हम समझाएंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें 400 से 450 शब्द होंगे। इसमें क्या आएंगे, सबसे पहले इसको भी हम पार्ट में बांटे हैं, डिफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो हो, फीचर्स, काउज या टाइप्स हो सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बॉडी में। पर अगर आप चेंज हो गए यहाँ पर, इसको भी लिखने का तरीका सिखाएंगे, मेन बॉडी। और तीसरा जो आते हैं, हर हेडिंग के अंदर, डिफिनेशन के अंदर 3-4 पॉइंट होंगे। याद रखिए, आप डिफिनेशन या कॉन्सेप्ट किसी भी आंसर का लिख रहे हैं तो उसके अंदर 3-4 पॉइंट होंगे। फीचर्स भी लिख रहे हैं तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट होंगे, ठीक है। फीचर्स लिखने के बाद भी, काउज भी अगर लिख रहे हैं आपके, तो इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट होंगे। एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी लिख रहे हैं तो इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट होंगे। याद रखिए, इसको लॉन्ग करने का देखिए, ये 400 से 450 तो हम पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस को याद नहीं रख सकते हैं। तो पूरे सिलेबस को जब हम क्वेश्चंस को याद नहीं रख सकते हैं, तो हमको ये चीज याद रखना होगा। हर 3-4 पॉइंट में होंगे, सबके अंदर 4 पॉइंट मान लेते हैं तो हमारा 16 पॉइंट हो गया ना। यहाँ पर 16 पॉइंट, 4 चीज लिखना है, 16 पॉइंट। तो अब याद रखिए, हर पॉइंट के अंदर, अब 4 पॉइंट हो गया, अभी समझाएंगे, इस पर 2 लाइन, इस पर 2 लाइन लिखना आपको, ठीक है। यानी 16 पॉइंट तो 16 दूना 32 लाइन तो ऐसे हो गया, ठीक है। एक लाइन में अगर हम 15 शब्द ही जोड़ते हैं तो 450 तो हो ही जाता है ना। अभी आगे एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। हेडिंग, बॉडी लिखने का बता रहे, हेडिंग, पॉइंट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन। आंसर के लास्ट में हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। समरी लिखें, पॉजिटिव एंडिंग दें, सजेशन भी दे सकते हैं आप। ये 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए, तब आपका 600 शब्द पूरा होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है कि आखिर 600 शब्द पूरा कैसे करें। स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। याद रखिएगा, मेन चीज हम बताएं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तीसरा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक है। ये 3 चीज आपके आंसर में दिखना चाहिए। अब पार्ट 2, 600 वर्ड कॉपी में हम पूरा करने का स्मार्ट तरीका देखिए, आपको बता रहे हैं। आप जो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं तो अपने शब्दों में इंट्रोडक्शन को बना के लिखिए और 5 से 6 लाइन में लिखिए, ठीक है। बॉडी हमेशा 20 से 25, हम यहाँ बोले हैं 30 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लाइन में लिखिए, ठीक है, बॉडी। और वो भी लाइन छोड़ के नहीं, वर्ड हटा हटा के नहीं, सटा सटा के, जैसे किताब में लिखा रहता है उस तरह लिखने की मैं बात कर रहा हूँ। और कंक्लूजन 5 से 6 लाइन लिखिए। आपका आंसर एक पेज लगभग 200 वर्ड्स का होगा, ठीक है। 3 पेज में आपका 600 वर्ड्स हो जाएगा। पार्ट 3, आंसर को याद करने का तरीका। आंसर को आखिर हम याद कैसे करेंगे, तो आंसर को याद करने का, पूरा आंसर कभी याद नहीं करना। याद रखिए कि सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। डिफिनेशन, फीचर, कीवर्ड क्या हो गया, किसका जो है परिभाषा क्या होगा, इसके फीचर्स क्या है, गुण क्या है, कारण क्या है और प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका पूरा आंसर याद हो जाएगा। याद रखिए, आपका अगर ये 5-5 का रूल रखिए नहीं याद, 5 हेडिंग, हर हेडिंग में 5 पॉइंट, हर पॉइंट में 1 से 2 लाइन, पूरा आंसर रेडी। आप आंसर को समझने के लिए अपने कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपका आंसर में डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाइए, इससे एग्जामिनर क्या होता है, ज्यादा इंप्रेस होता है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो लॉन्ग आंसर ऐप में दिया गया है उसको पढ़ना होगा और खुद से लिखो, ठीक है। पढ़ लो, पॉइंट लिख लो और खुद से लिखो, फिर चेक करो कैसा हुआ। ये पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक अगर नहीं यूज करते हैं, बाकी टेक्निक अगर यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में मार्क्स आप ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखो, अंडरलाइन करो। जो डिफिनेशन तुम लिख रहे हो, परिभाषा जो लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन जो तुम लिख रहे हो, उसको क्या करो, अंडरलाइन करो।
इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइटेड करो, अंडरलाइन करके साफ सुथरा लिखो। अगर डायग्राम है आंसर में तो डायग्राम और एग्जाम्पल जरूर डालो, आंसर को स्ट्रक्चर में रखो। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये कभी नहीं करना है, ठीक है। पर अगर आप बहुत बड़ा कर देते हैं, ये भी नहीं करना है। क्या टीचर को उतना टाइम है? 500 कॉपी है, आपका पूरा पैराग्राफ पड़ेगा। बिना हेडिंग के लिखना, बिना हेडिंग का कभी नहीं लिखना है। और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नहीं लिखना। किसी भी आंसर का कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, वो नहीं लिखना। कॉमन बच्चे यही गलती करते हैं, गेस्ट पेपर उठाते हैं और सीधा छापना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? यह समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं हिंदी से। भाषा और बोली में अंतर और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व को बताएं, ठीक है। हिंदी में इसको आपको 600 शब्दों में लिखना है। ये नोट्स ऐप पर डाला हुआ है, ठीक है। तो जो हिंदी है, इस तरह हिस्ट्री का भी होगा। हम धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को सोचें, कोशिश करेंगे। तो ये नोट्स है, इतना बड़ा नोट्स याद करना बहुत मुश्किल है ना। ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट में 20-25 क्वेश्चन होगा, तो सभी को याद करना इतना बड़ा नोट्स मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? तो हमने क्या कहा था, यहाँ अंतर पूछा है भाषा और बोली में, तो हमको भाषा और बोली का परिचय देना होगा कि नहीं देना होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम क्या लिखे हैं देखिए। इसको आप जैसे आपका नोट्स ऐप पर डाला हुआ है, तो भाषा क्या है? एक संचार और संचार का माध्यम है। तो मानव समाज में भाषा एक संचार का माध्यम, महत्वपूर्ण माध्यम है। तो एक संचार शब्द आपको डिफिनेशन लिखने के लिए याद करना होगा और अपने माइंड में ही करना होगा। ये संचार को हम याद कर लेंगे, छोड़िए हम लिखेंगे नहीं, ज्यादा टाइम हो जाएगा। भाषा से क्या करता है मनुष्य? अपने विचार को, अपने अनुभव को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करता है भाषा के माध्यम से। हम भाषा के बारे में बता दिए। इसी भाषा के विभिन्न रूपों को हम लोग बोली कहते हैं। इसी भाषा के विभिन्न रूपों को हम लोग बोली कहते हैं। यानी भाषा जो है, हिंदी भाषा, जैसे हिंदी भाषा पूरे देश में बोली जाती है ना। तो लेकिन बोली भोजपुरी एक छोटे जगह पर बोली जाती है, एक सीमित एरिया में। हमेशा यह अपने माइंड को पहले बोल दिए कि भाषा बड़ा होता है, बोली छोटा होता है। भाषा और बोली दोनों ही संचार के साधन है, लेकिन इसका स्वरूप, प्रयोग, सामाजिक स्थिति में अंतर है। तब भाषा, हमने कहा था ये डिफिनेशन जो कि मैंने 80 से 100 वर्ड में लिखा है, लगभग 80 वर्ड है इसमें। अब दूसरा हम लोग को लिखना है मेन बॉडी। तो भाषा और बोली में अंतर बोला है ना। तो इसको हम लोग पहला याद करेंगे, परिभाषा के आधार पर अंतर, ये याद करेंगे जरूर। इस पे 2 लाइन, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा क्षेत्र के आधार पर अंतर, तीसरा मानकीकरण के आधार पर अंतर, चौथा लिपि के आधार पर अंतर, और सातवां साहित्यिक विकास के अंतर, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग बड़े क्षेत्र में, हमने कहा ना भाषा बड़ा होता है क्षेत्र के आधार पर। भाषा यानी जगह, हिंदी भाषा पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी, तेलुगु, बांग्ला ये सब एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो हम इस पे लिख सकते हैं क्षेत्र के आधार पर क्या अंतर है। तो भाषा का प्रयोग बड़े क्षेत्र और पूरे देश में किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी हम दे सकते हैं। जबकि बोली का प्रयोग छोटे क्षेत्र, गांव, जिले तक सीमित होता है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी। अब दूसरा मानकीकरण, इस पर भी 1-2 पॉइंट आपको याद करना होगा। इसमें बोले क्षेत्र भाषा एक निश्चित व्याकरण, शब्दकोश और लिखित रूप में होता है। तो हमको व्याकरण, निश्चित व्याकरण, शब्दकोश ये सब होता है। जबकि बोली का कोई एक निश्चित मानक नहीं होता है, ये बोलचाल पर आधारित होती है, इसमें कोई व्याकरण नहीं लगता है। लिपि क्या, भाषा अपनी लिपि में होती है, जैसे हिंदी, देवनागरी में, लेकिन बोली का कोई लिपि नहीं होता है। इतना तो हम लिख ही सकते हैं, भाषा को लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है साहित्यिक विकास। अगर लिखना हो भाषा, तो इसमें भी हम लोग याद रखेंगे कि भाषा की लिपि हम खाली याद रख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भाषा अपनी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इसके हिंदी भाषा जैसे देवनागरी लिपि में 1 लाइन हो गया मेरा, टीचर को भी समझ में आएगा। साहित्यिक विकास, भाषा समृद्ध साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास में मिलता है, जबकि बोली में जो है साहित्य सीमित है और ये अधिकतर मौखिक रूप से होता है। कभी भोजपुरी में सुने रामायण लिखा गया है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है। कभी भोजपुरी में सुने बाइबिल लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है ना। तो इसलिए भाषा समृद्ध साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास मिलता है।
ठीक है, जबकि बोली साहित्य सीमित है, अधिकतर मौखिक रूप से होता है। अगर बोली का कहीं पर अगर साहित्यिक विकास होता है, ये किताब भी छपता है तो बंगला बंगला किताब बंगाली जहाँ पर वो भाषा बोली जाती है वहीं पर बिकेगा। ये अपने दिमाग को समझाना होगा। अब प्रयोग के आधार पर इसको देखिए हम लोगों ने कितना अच्छा समझाने का बुद्धि लगाया है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, याद करने का ट्रिक्स दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या याद करेंगे, परिभाषा, परिभाषा, क्षेत्र, मानकीकरण, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इस पर दो दो लाइन आपको घर में लिख के देखना होगा। बोलिए डायरेक्ट परीक्षा भवन में लिखेंगे तो होगा नहीं, नोट्स को पढ़ना होगा, ये हमको याद रखना होगा। ये हम छोटा ट्रिक्स दिए, पर छे मान ली सही प्र, ये याद अगर आप रख लिए तो आप इसका भाषा का और बोली का अंतर याद कर सकते हैं। अब जैसे सामाजिक महत्व बोला है तो संपर्क, पहचान, एकता और शिक्षा, ठीक है। संपर्क माने संचार होता है, ठीक है, भाषा से। अब देखिए सामाजिक महत्व जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सामाजिक महत्व, ये एक पॉइंट था, इसके अंदर हम 5 पॉइंट बना दिए, 5 गो ये ले लिए, ठीक है। और इस हर पॉइंट का दो दो लाइन दे दिए। संचार का माध्यम है, भाषा समाज में विभिन्न वर्गों को जोड़ती है, तो हम लिख ही सकते हैं, है ना। थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा दिमाग लगा के नोट्स को पढ़ना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे होगा नहीं। लेकिन आप जब लिखेंगे तो अपनी शब्दों में लिखेंगे। व्यापार का स्तर संवाद स्थापित करती है, वहीं बोली स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच निकटता और अपनापन बढ़ाती है। सामाजिक पहचान क्या है, भाषा राष्ट्रीय क्षेत्रीय भाषा जो है राष्ट्रीय क्षेत्रीय पहचान देती है, जबकि बोली व्यक्ति को स्थानीय पहचान देती है। कोई बंगला बोलेगा तो अरे कलकत्ता का आदमी है ना, उसकी जड़ों से जुड़ाव को दर्शाती है, ठीक है ना। सामाजिक एकता, ये सब हम पॉइंट दिए हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। जैसे सांस्कृतिक महत्व है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कैसे आपको करना है। सांस्कृतिक महत्व लिखना है, ये 5 पॉइंट याद करना होगा, 4 पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर 2-3 लाइन दे दिए हैं, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष भी आपको लिखना है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा और बोली दोनों ही मानव के जीवन के विभिन्न अंग होते हैं। भाषा व्यापक संचार विकास का साधन है, जबकि बोली ये अपनी भाषा में आपको बना के लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और आपकी स्टडी में जो है काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। इसके बाद हिस्ट्री का भी एक दिन हम ऐप पर समझाने वाले हैं आपको कि हिस्ट्री का कैसे करेंगे, ज्योग्राफी का कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स का कैसे करेंगे। डेली हम मॉर्निंग में आपके पास आएंगे, इवनिंग में भी आएंगे, ऐप पर ही आएंगे, यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ ऐप के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे ऐप लिए हुए हैं, कोर्सेस लिए हुए हैं, उनके लिए, ठीक है। तो अभिजीत आज के लिए इतना ही। आशा भी जुड़ी हुई है और एक नंबर है, इसका नाम हम भूल रहे हैं, मोनी कुमारी है शायद, हमें जहां तक लग रहा है। तो कुछ मैसेज आ रहे हैं, देखते हैं बच्चे के। कोई सवाल है आपके तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मोनी कुमारी है, चलिए। सर एसीसी हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन कब पढ़ाइएगा? बहुत जल्द आएगा इस बार आप लोग। हाँ अभिजीत मोनी, हम तो बोले इसका नंबर हमको याद हो गया 95। ये हमारे पास बहुत हर सेमेस्टर से क्लास में जुड़ी हुई है और जब ये ग्रेजुएशन करेगी तो जरूर पढ़ रही है, तो इनको फायदा हो रहा है तभी जुड़ी हुई है, ठीक है। मोनी बोल रही है ज्योग्राफी का वीवीआई। एक्चुअली मोनी सर से नहीं आया है, जो चीज सर से नहीं मिला हम कोशिश कर रहे हैं आज शाम तक में तुम लोग को ज्योग्राफी का वीवीआई दे दें। एक्चुअली सर से ये वीवीआई हम नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ टीचर्स से हम लोग लेते हैं जो कि क्वेश्चन सीटिंग में हेल्पफुल करते हैं, वो सबसे हम लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगला फिर हम लोग देंगे बहुत जल्द मोनी। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग डेली सुबह ऐप पर थोड़ा देर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जो कोर्सेस लिए हुए हैं, हिंदी का वीवीआई ऐप पर अपलोड कर दिया गया। आशा आप मेजर 6 में जाइए, मेजर 6 का अपलोड कर दिया गया है और 1-2 दिन में मेजर 7 और मेजर 8 भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है आशा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वीवीआई हैं जो हमारे ऐप पर कोर्सेस लिए हुए हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाकर। अभिजीत हिस्ट्री का वीवीआई यूट्यूब पर, हाँ ऐप में नहीं डाला गया है, इसको हम अभिजीत आज डलवा देंगे और कोशिश करेंगे कि इस सारे जो वीवीआई हैं इसके आंसर भी अलग से हम आपको दें और इसका शॉर्ट ट्रिक भी दें आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सकें।
100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 80-90 आपका आ सके, कम से कम 90। ठीक है, हमने लिखने का टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझाया। ठीक है, इसके हिसाब से आप आंसर को तैयार करेंगे। हाँ अभिजीत, मिल जाएगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। और 6 का तो आज ही हम ऐप पर अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पर डाले हुए, एक्चुअली ऐप पर डालना भूल गए हैं, उसको हम कर देंगे। चलिए फिर कल सुबह मिलेंगे हम लोग और नए टॉपिक के साथ कल बात करेंगे हम लोग और आपकी स्टडी में काफी हेल्पफुल करेंगे। ओके अभिजीत, बहुत जल्द। ठीक है, 11 को एग्जाम है अभिजीत, तो उतना दिन से पूरा सिलेबस तो कंप्लीट किए ही हैं। जो पूरा पढ़ता है सर, मेरा ज्योग्राफी नोक है, हम जान रहे हैं, आशा मोनी बोल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वीबीआई क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस को स्पेशल देख लेना, थोड़ा सा समझ गए ना। वीबीआई पूरा सिलेबस है, याद रखिएगा, वीबीआई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा सिलेबस है। पढ़ने वाला स्टूडेंट्स कभी वीबीआई नहीं खोजता, याद रखिएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन सिर्फ पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद ही जेपीएससी बीपीएससी क्रैक करना है, इस मकसद से पढ़ाई कीजिए। डिग्री कलम लेके घूमिएगा कहीं कोई इज्जत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ने का मेन मकसद है कि ग्रेजुएशन जैसे मेरा 4 साल बाद कंप्लीट हो, हमारा जेपीएससी बीपीएससी यूपीएससी जो भी आपका शौक है वो करना है, समझ गए। इसीलिए पूरा सिलेबस को माइंड में डालना है, सिर्फ मेजर नहीं, माइनर, एमडीसी, एसएससी, बीएससी, ये सारे से कंपटीशन में क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा। पढ़ने के जब भी पढ़ने बैठिए सोचिए कि हम जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। क्या ईमेल आपका, आपने देखा होगा कि सेमेस्टर 1 में आपने ईमेल सीखा, लिसनिंग स्किल सीखा, राइटिंग स्किल सीखा, सुनने की कला, बोलने की कला, लिखने की कला, ये आप क्या आए थे ना एसी पेपर में। तो उसी तरह आपको बहुत कुछ यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग इंडिया आया, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन में, तो समझ गए ना। इसलिए आपको हमेशा रेलवे एनटीपीसी, बिल्कुल ये टेक्निकल ग्रेड 3, वेरी गुड। थोड़ा ऊंचा सोचो अभिजीत, तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। याद रखना, जो आज नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं खाता, कोई अलग कपड़ा नहीं पहनता, जब वो बच्चा होगा तो तुम्हारे ऐसा ही नरेंद्र मोदी पहनता होगा, बस उसकी सोच ऊंची थी। सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि उसकी सोच ऊंची थी। कोई भी जीतने वाला जो घोड़ा होता है वो तेज नहीं, जो घोड़ा किसी रेस में जीतता है, तुम लोग सभी को हम बता रहे, तीनों स्टूडेंट्स को, तीनों जुड़े हुए हैं, जो घोड़ा रेस में फर्स्ट आता है, क्या वो अलग खाना खाता है? क्या वो ऐसे में सोता है? नहीं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस हर घोड़े से अलग करता है, इसीलिए वो फर्स्ट आता है। बस हमेशा अपने सपने को ऊंचा रखो और तुम सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बस आपको ये 4 साल ग्रेजुएशन डिटेल में पढ़ना है, जिंदगी भर का सुख है। आप 4 साल पढ़ के देखिए, उसके बाद आपका जेपीएससी बीपीएससी निकालने का एसक्यू में, अगर एसकेएमयू में 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 95 नहीं निकालेगा, लेकिन 5 आप लोग जो पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं, आपके चांसेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। फिर अगला कुछ प्रोग्राम है, हमारा टाइमिंग फिक्स है, इसलिए फिर मिलते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए।